न्यूमेटिक कंपैरेटर की सेंसिटिविटी किस पैरामीटर पे डिपेंडेंट है, इस पर अक्सर स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं। लेकिन इस चीज़ को आज हम समझेंगे और देखेंगे कि इसका सही आंसर क्या होता है। लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीज़ों का जानना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों कि हम किस चीज़ से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं मैं कि न्यूमेटिक जो गेजिंग सिस्टम है वो बेसिकली दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो फ्री फ्लो, ठीक है, किसका बच्चों? फ्री फ्लो ऑफ एयर की मदद से, ठीक है। पहला जो होता है, जो न्यूमेटिक गेजिंग सिस्टम है, ठीक है, न्यूमेटिक गेजिंग सिस्टम, ठीक है, ये दो तरीके से किया जा सकता है। पहला कहलाता है बच्चों फ्री फ्लो ऑफ एयर, ठीक है। इसमें एक ब्लीड वाल्व होती है जो कि जीरो सेट करने के काम में आती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ब्लीड वाल्व, ठीक है। और दूसरा होता है बच्चों बैक प्रेशर टाइप, बैक प्रेशर मेथड, ठीक है। बैक प्रेशर गेज या मेथड, ये दोनों गेज होते हैं बच्चों, ठीक है। अब बैक प्रेशर गेज के लिए ही न्यूमेटिक सेंसिटिविटी पूछी जाती है। इसमें क्या होता है बच्चों? दो चैम्बर होते हैं इस तरीके से, एक दूसरे से कनेक्टेड, ये दो चैम्बर हैं, ठीक है, हाँ, ओके। ये दो चैम्बर होते हैं बच्चों। और इस चैम्बर, ये जो बाहर निकलने वाला चैम्बर है, इसके आगे रखा रहता है बच्चों वर्क पीस। इसके आगे क्या रखा रहता है बच्चों? वर्क या पार्ट विच इज नीडेड टू बी इंस्पेक्टेड, विच इज नीडेड टू बी इंस्पेक्टेड। अब यहां से आप क्या करते हैं बच्चों? कैपिटल पी एक कांस्टेंट प्रेशर है बच्चों, कांस्टेंट प्रेशर ऑफ एयर। यहां से आप सप्लाई करते हैं बच्चों एयर को, जो कि इस ऑरिफाइस से होके जाता है, इस ऑरिफाइस से, ठीक है। जिसे मैंने कह दिया ऑरिफाइस वन, ऑरिफाइस वन, ठीक है। इसका एरिया मैं कह देता हूं बच्चों O1, या एक काम कीजिए OC कह दीजिए, OC, क्योंकि ये कंट्रोल ऑरिफाइस कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? कंट्रोल ऑरिफाइस वन, ठीक है। यहां से जाता है, यहां पे आगे कुछ प्रेशर में चेंज होता है, स्मॉल p इज द प्रेशर, ठीक है। P क्या है बच्चों? आपका P आपका प्रेशर है बच्चों, प्रेशर इन बिटवीन टू ऑरिफाइसेस, टू ऑरिफाइसेस, एक ऑरिफाइस ये और एक ऑरिफाइस ये है बच्चों। इसे कहते हैं स्केप ऑरिफाइस, स्केप ऑरिफाइस। इसका एरिया मैंने मान लिया बच्चों, इसका एरिया मैंने मान लिया बच्चों ओ एम मान लिया। एरिया मतलब इसका नाम मान लीजिए, अभी नाम, एरिया तो मैंने अभी नहीं डिफाइन किया, अब इसका नाम मान लीजिए, ठीक है, हाँ, ओके, क्लियर। तो और ये बाहर की तरफ जैसे ही यहां निकलेगा ये एयर प्रेशर, ये एटमॉस्फेयर देखने को मिलेगा इसे, दिस विल बी एटमॉस्फेयर, सीधी सी बात है, ओके। तो किसी कांस्टेंट एयर सप्लाई फ्लो सोर्स से पी प्रेशर पे एयर सप्लाई की जा रही है, ठीक है, जिसका प्रेशर इस चैम्बर में स्मॉल पी हो जाता है, बाहर निकलने पर एटमॉस्फेरिक हो जाता है। ये एयर फ्लो हो रहा है बच्चों, याद रखना, दिस इज द एयर फ्लो। एयर फ्लो की डायरेक्शन ये है, ठीक है, एयर फ्लो की डायरेक्शन ये, ओके। अब क्या होता है, अब हम क्या करेंगे बच्चों कि जो पी प्रेशर, ये मान के चलिए रिलेशनशिप देखेंगे बिटवीन द स्मॉल पी एंड कैपिटल पी। स्मॉल पी और कैपिटल पी के बीच हम क्या देखेंगे बच्चों? रिलेशनशिप देखेंगे बच्चों, ठीक है। तो स्मॉल पी और कैपिटल पी डिपेंड करता है बच्चों साइज ऑफ टू ऑरिफाइसेस। ये जो दो ऑरिफाइस हैं इनके क्रॉस सेक्शनल एरिया या कहूं साइज पर डिपेंड करता है इन दोनों की, ठीक है। अब इसका साइज तो मैंने मान लिया बच्चों, कह दीजिए C है, मान लीजिए इसका एरिया जो है वो C है, C, और इसका एरिया बच्चों मैंने कह दिया M है। एक C है, एक M है बच्चों, याद रखना। तो याद रखना एक रिलेशनशिप स्मॉल p अपॉन कैपिटल P इक्वल्स टू स्मॉल p अपॉन कैपिटल P इक्वल्स टू कैपिटल A माइनस कैपिटल B
कैपिटल ए माइनस कैपिटल बी इनटू एम अपॉन सी, एम अपॉन सी, एम अपॉन सी। ये बच्चों ये याद रखिएगा बच्चों, ये रिलेशन। अब इसमें कहेंगे आप सर व्हाट इज ए, ये ए क्या है बच्चों, व्हाट इज ए? तो ए एक्चुअली क्या है बच्चों, ये आपका एक कर्व बनता है बच्चों। इस कर्व को भी ध्यान से देख लेना बच्चों, इस कर्व को भी हम ध्यान से देखेंगे। दो डायमेंशनलेस पैरामीटर है यहां पर जिनके बीच हम कर्व लेंगे, दो डायमेंशनलेस पैरामीटर, एक तो P अपॉन कैपिटल P, एक कैपिटल M अपॉन कैपिटल C। ये दो आपके डायमेंशनलेस पैरामीटर हैं, इनके बीच कर्व, यहां से इसकी वैल्यू 1 ले लीजिए, यहां से शुरू होती है और ये ऐसे जाती है बच्चों, ऐसे जाती है, ठीक है, ऐसे जाती है बच्चों, क्लियर? ठीक है, तो कहीं पर ये, ठीक है, ये आपका स्ट्रेट होता है, बिल्कुल बिल्कुल फ्लैट। ये कर्व जो है बच्चों, यहां पर ये लीनियर पोर्शन है, याद रखना, लीनियर पोर्शन ऑफ कर्व। ये इस कर्व का, इन दो पैरामीटर के बीच जो हमने कर्व डाला है, इनके बीच का क्या है बच्चों, लीनियर पोर्शन, एग्जैक्टली लीनियर पोर्शन, ठीक है। अब ये लीनियर पोर्शन होता कहां से कहां तक है बच्चों, ठीक है, ठीक है, होता कहां से कहां तक है बच्चों, वो ये पूछ सकता है कि कहां से कहां तक होता। तो याद रखना बच्चों कि P की जो वैल्यू है 0, ये वाली 0.6 P अपॉन कैपिटल P2, 0.8 स्मॉल p अपॉन कैपिटल P, क्या हो गया, कर्व आपका लीनियर होगा, लीनियर कर्व होगा, लीनियर कर्व होगा, याद रखना बच्चों, लीनियर कर्व होगा इस रेंज के लिए। यानी कि ये वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 0.6, ये 0.8, इसके बीच आपका बिल्कुल लीनियर कर्व होगा बच्चों, बिल्कुल लीनियर कर्व। समझ में आ गई बच्चों बात, ठीक है? हाँ, पहली चीज जो पूछ सकता है बच्चों। ओके, अब ये जो डिस्टेंस है इसी को कांस्टेंट ए कहते हैं, ये जो इंटरसेप्ट है यही आपका कांस्टेंट ए है, ठीक है। अच्छा, बी क्या है बच्चों, बी स्मॉल बी, इस इक्वेशन में ये जो स्मॉल बी है ये क्या है, दैट इज द स्लोप ऑफ दिस कर्व, ये बी आपका स्लोप है, ये tan थीटा जो होगा वो बी होगा बच्चों, इसका वो बी होगा बच्चों। तो बी की वैल्यू जो होती है बच्चों वो या तो 0.4 होती है या 0.6 होती है, ये फिक्स है बच्चों, क्योंकि ये बहुत छोटा पोर्शन होता है, बहुत छोटा पोर्शन होता है। ए की वैल्यू 1.10 हो जाती है बच्चों, 1.10 ए की वैल्यू जो होती है बच्चों वो लगभग हाँ, मतलब ये एग्जैक्टली जो ए है ना, हाँ, ये जो आपका ए है बच्चों, ये बेसिकली ये आपका एक अप्रोक्सीमेट मैंने वैल्यू दी, 1.1 से ज्यादा है। जैसे यहां पर कितना है बच्चों, 0.2 है ना, 0.8 से 0.6, तो ए की वैल्यू इससे ऊपर नहीं जा सकती, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए, 1.1, ठीक है। हाँ, खैर चलिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये रेंज आपको ये याद करनी है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ओके, ये इंपॉर्टेंट। अच्छा, तो आपको ए और बी समझ में आ गया, एम और सी आपको पता है, स्मॉल पी। तो आप नोटिस कर रहे होंगे यहां से एक बात बच्चों कि अब मैं आपसे कहता हूं व्हाट इज सेंसिटिविटी। अब यहां से समझ सकते हैं हम कि न्यूमेटिक सेंसिटिविटी होती क्या है, ठीक है। देखिए न्यूमेटिक सेंसिटिविटी होती क्या है, इस इक्वेशन को देखिए बच्चों, इस इक्वेशन को मैंने क्या किया, एम के रेस्पेक्ट में से डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, dp अपॉन स्मॉल p अपॉन dm, ठीक है, dp अपॉन स्मॉल p और m, ठीक, ओके, इनटू ये 1/p, p कैपिटल P तो कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट होता है वो मल्टीप्लिकेशन में बाहर आ जाता है। उसके बाद a कांस्टेंट है इसका 0 माइनस b ऐसी रह जाएगा, m का 1 हो जाएगा बच्चों, dm अपॉन dm हो जाएगा ना, dm अपॉन dm 1 हो जाएगा, और यहां पे बचेगा 1 अपॉन c। तो आप देख रहे हैं बच्चों के dp अपॉन dm इज इक्वल्स टू आ गया माइनस कैपिटल P इंटू b अपॉन c, ये आ गया बच्चों, ठीक है।
तो आप देख रहे हैं ये डीपी अपॉन डीएम क्या है बच्चों, दिस इज कॉल्ड डीपी अपॉन डीएम स्मॉल पी, याद रखना, ये कहलाती है बच्चों न्यूमेटिक सेंसिटिविटी, न्यूमेटिक सेंसिटिविटी। और ये किस चीज पे डिपेंड कर रही है, इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं ये डायरेक्टली डिपेंड कर रही है बच्चों किस पर, प्रेशर पी पर, और कंट्रोल ऑरिफाइस जो है बच्चों उसके एरिया पर इनवर्सली। ठीक है, तो ये जो प्रेशर सेंसिटिविटी है ये किस पे डिपेंड करती है बच्चों, प्रेशर पी पर, प्रेशर ऑपरेटिंग प्रेशर कहते हैं इसे, ऑपरेटिंग प्रेशर। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन का आंसर तो आपको मिल गया होगा, तो अब इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों अपना अपॉन स्मॉल सी। ये क्या है बच्चों आपका आपका ज्योमेट्रिकल एरिया ऑफ कंट्रोल ऑरिफाइस, ज्योमेट्रिकल एरिया ऑफ द कंट्रोल ऑरिफाइस। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को। तो सेंसिटिविटी डायरेक्टली डिपेंडेंट है किस पे, ऑपरेटिंग प्रेशर पे, और इनवर्सली किस पे डिपेंडेंट है बच्चों आपका, इनवर्सली किस पे डिपेंडेंट है बच्चों आपका, सी यानी कि ज्योमेट्रिकल एरिया ऑफ कंट्रोल ऑरिफाइस। ठीक है, तो डायरेक्टली डिपेंड इस पे करती है और इनवर्सली डिपेंड इस पे करती है, डिपेंड दोनों पे करती है। अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जरूर देख लेना। ठीक है, अगर कहीं क्वेश्चन आता है कि डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन या इस सिर्फ डिपेंड्स अपॉन, तो उसमें मान लीजिए ये सब क्वेश्चन दिए, तो पहले आपको ये बताना है पी इस पे डिपेंड करती है बच्चों, इस पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि क्या इस पे डिपेंड करती है, इस पे भी करती है। तो क्वेश्चन आपको पता है हमारा कैसा आया था कि प्रेशर पे या इस पे कंट्रोल ऑरिफाइस के ज्योमेट्रिकल एरिया पे, इस पे, दोनों क्वेश्चन में। तो पहले आपको यही आंसर देना है। ओके, पहले आपको यही आंसर देना है। अगर उसने इनवर्सली किस पे डिपेंड करती है तब आप ये देंगे डायरेक्ट, डायरेक्टली किस पे डिपेंड करती है तब आप ये देंगे डायरेक्ट, और अगर कुछ नहीं दिया इनवर्सली या डायरेक्टली तो कोशिश करना पहले आप प्रेशर ही ढूंढने की कोशिश करना, उसके बाद आपको 1/c ज्योमेट्रिक कंट्रोल ऑरिफाइस का एरिया का ज्योमेट्रिकल एरिया आपको देगा बच्चों यहां। ठीक है, एक चीज और पूछी जा सकती है, ओवरऑल मैग्निफिकेशन, ओवरऑल मैग्निफिकेशन, ओवरऑल मैग्निफिकेशन। ओवरऑल मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों आपका, ओवरऑल मैग्निफिकेशन क्या होता है आपको ये बताना। देखिए, मान लीजिए ये डिस्टेंस है बच्चों L, इस ऑरिफाइस के और इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसे मैंने L कह दिया, L इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑरिफाइस एंड वर्क। अब इसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ चेंज आएगा स्केल पर। ठीक है, तो उसे मैंने कह दिया बच्चों dr अपॉन dl, dr अपॉन dl। समझ में आ गई बच्चों? तो ये क्या होता है बच्चों, ये आपका है लीनियर मूवमेंट ऑफ पॉइंटर। dr क्या है बच्चों, चेंज इन लीनियर मूवमेंट ऑफ पॉइंटर divided by change in distance between gauge and work, ये होता है बच्चों ओवरऑल मैग्निफिकेशन। ये होता है ओवरऑल मैग्निफिकेशन। और ये किसके बराबर होता है बच्चों, ये बराबर होता है बच्चों, याद रखना, तीन चीजों के मल्टीप्लिकेशन के, तीन चीजों के मल्टीप्लिकेशन के। किस किस के, सेंसिटिविटी ऑफ प्रेशर मेजरिंग डिवाइस, सेंसिटिविटी ऑफ प्रेशर मेजरिंग डिवाइस, प्रेशर मेजरिंग डिवाइस, मल्टीप्लाई न्यूमेटिक सेंसिटिविटी, न्यूमेटिक कंपैरेटर
कंपैरेटर सेंसिटिविटी, न्यूमेटिक कंपैरेटर सेंसिटिविटी, एंड फाइनली मल्टीप्लिकेशन रेट ऑफ चेंज of m with respect to L. m क्या था बच्चों? एस्केप ऑरिफाइस का ज्योमेट्रिकल एरिया। ये क्या था बच्चों आपका? ये है बच्चों ज्योमेट्रिकल एरिया ऑफ एस्केप ऑरिफाइस। ये था बच्चों आपका बैक प्रेशर का कॉन्सेप्ट। इसका मैग्निफिकेशन फैक्टर अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बताएंगे बच्चों 7500:1 तक हो सकता है, 1 तक हो सकता है। वैसे तो 500 से जनरली क्या होता है बच्चों? जनरली न्यूमेटिक का होता है 500 to 5000 बस, लेकिन इसका थोड़ा सा ज्यादा होता है, 7500 तक हो सकता है बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, इसमें जो डेटा मैंने आपको रिजल्ट कंक्लूजन दिए उन्हें याद करना इंपॉर्टेंट है। कौन सी चीज किस तरीके से कहां से आई, दैट इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट। तो आप सीधा कंक्लूजन याद कीजिए क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट किसी और वीडियो में आऊंगा किसी और कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।